नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आज हमारे बीच में है कैप्टन अभिमन्यु, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। इससे पहले वे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु का एक अहम रोल है। हरियाणा की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी आपने काम किया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। इस समय योगी आज शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस जीत की कहानी जो लिखी गई है वह पश्चिम से शुरू होती है, क्योंकि पश्चिम से ही चुनाव की शुरुआत होती है। तो पश्चिम में ये जीत किस तरह रची गई, इस जीत के समीकरण क्या रहे, क्योंकि पश्चिम से सबसे ज़्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी को है। हमारा पहला सवाल आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में ऐसा क्या जादू किया? क्योंकि ये मान के चला जा रहा था कि किसान आंदोलन की भूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही मानी जाती है, और वहाँ जब किसान आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत जी रोए, तो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना। और इसके बाद बड़े जाट नेता थे चौधरी अजीत सिंह जी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद ये माना गया कि जो सहानुभूति वोट हैं वो आरएलडी की तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी ये अंदेशा नहीं था, ये यकीन नहीं था कि वहाँ इस तरह की भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कैसे संभव हुआ ये, कैप्टन साहब? देखिए, आपने ठीक कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरफ सबकी निगाहें थी, और उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि पहला चरण पश्चिम से प्रारंभ होता है तो वह आपकी नज़रों में ज़्यादा रहा। किसान आंदोलन के कारण से पश्चिम की राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल के संकेत भी मिलते थे। परंतु एक बात जो हमने अनुभव की पिछले 5-6 महीनों में, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब पश्चिम क्षेत्र की जनता के बीच में जाने का अवसर मिला, कि उत्तर प्रदेश के पिछले 5 वर्षों के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के जो कार्यकाल पर लोगों के अंदर बहुत सकारात्मक प्रभाव था, और लोग सुरक्षा को लेकर के बहुत संतुष्ट थे, विकास को लेकर के संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भाजपा की सरकार दोबारा बननी चाहिए जी। जो किसान आंदोलन से जुड़े विषय थे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हमको भी ध्यान में आ रहा था कि इसका प्रभाव प्रतिकूल हमारे विरुद्ध जा सकता है, हमारे प्रतिकूल जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में जो किसान कानून 3 बने थे, कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारते हुए कि ये हम अपना पक्ष किसानों को, किसान कानूनों के बारे में कि ये किसान के हितैषी हैं, ये रख नहीं पाए, उसकी क्षमा मांगते हुए उसको वापस लिया। और उसके वापस लेने का सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि मोदी जी जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, विश्व स्तर के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, वह जनतांत्रिक इस व्यवस्था में जनता के सामने झुक करके उन्होंने माफ़ी एक प्रकार से जनता से मांगते हुए वो तीनों कानून वापस लेने का जो निर्णय किया, उससे उनका कद बहुत बड़ा हुआ। तो ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से जो किसान क्षेत्र जो हमारा कहलाता है, यहाँ के लोग सामान्यतः बहुत राष्ट्रभक्त लोग हैं। यह अपने देश, अपने संस्कृति को लेकर के बहुत सजग, जागरूक और उसके प्रहरी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते आए हैं। तो जो छोटी सी बात एक दूर होते ही, फौज में भी काफ़ी लोग वहाँ फौज में हैं। और एक बात हम जब जाते थे प्रारंभ में कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको दूर करें, नहीं तो 370 जो हटाया है हम आपके साथ 370 के लिए ऋणी हैं, आभारी हैं। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सीएए के ऊपर पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के निर्णय को खुल करके किया, और किसी भी सूरत में राष्ट्र विरोधी ताकतों को वह राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत होते हुए पश्चिम का किसान कभी भी नहीं सोच सकता था, देख नहीं सकता था। कुल मिलाकर ये कुछ बाधाएं थी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की दूरदर्शिता के कारण से वो दूर हो पाई, और हमें एक अच्छा रास्ता मिला, और उसका परिणाम सामने है। कैप्टन साहब, ये आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता, इन सब का लाभ मिला, लेकिन पश्चिम में जिस प्रकार के हालात थे, और कुछ बेल्ट तो ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जाट बाहुल्य में, इसमें जो यहाँ हम चर्चा सुनते हैं कि उसमें
आपकी रणनीति ने बड़ा काम किया। तो आपके ऐसे कौन से माइक्रो मैनेजमेंट थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी सफलता मिली है? मतलब 58 सीटें पहले फेज में हैं, उसमें से पिछली बार 53 थी और इस बार 56 है। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान ऐसा भारतीय जनता पार्टी को हुआ नहीं, जबकि ये माना जा रहा था। और इसके पीछे जो एकमात्र कारण लोग बता रहे हैं कि आप वहाँ के पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं, आप जाटों के अंदर भी अच्छी पैठ रखते हैं, लेकिन आपका माइक्रो मैनेजमेंट क्या था वो मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं वास्तव में ईमानदारी से इसका पूरा श्रेय तो संगठन को जाता है जी। और उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक रचना को जाता है। परंतु जो ये चुनौती सामने थी, ये ठीक है कि सपा और रालोद का गठबंधन हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगता था कि ये डेमोग्राफिकली ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े ये नुकसान में जा सकता है। जी। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लोगों से ये विश्वास मिला, और जब जब हम लोगों के बीच में गए, जब जब हम जनप्रतिनिधि और जो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे खाप प्रतिनिधि होते हैं, जो खापों के चौधरी होते हैं, जब जब हम उनसे मिले, हमें उनसे सकारात्मक रिस्पांस मिला। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी के साथ में, और लगभग 300 के पौने 300 के करीब प्रमुख वहाँ किसान समाज के लोगों के जो नेताओं के साथ में जो बातचीत हुई, उस बातचीत से एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकल करके सामने आई कि जो भी कुछ दूरियां थी, तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते उसका एक सेतु का तौर पर काम करते हुए कि संवाद की स्थितियां बनी, और संवाद में आपस में कुछ बातें स्पष्ट हुई, और कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद एक विश्वास बढ़ा, और जो भी कुछ दूरियां थी वो कम हुई। और मैं समझता हूं कि किसान समाज ने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार दोबारा बनना जरूरी है। देश के भविष्य के लिए 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, उत्तर प्रदेश की जीत बहुत जरूरी है। राष्ट्र विरोधी ताकतों को यहीं पर रोक देने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हो, यह किसान वर्ग ने अच्छे से समझा। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा उपाध्याय जी, आपने मुस्लिम समाज की चर्चा की, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे आम आदमी को लाभ मिला। हाँ बिल्कुल। हम गांव-गांव में गए, मुस्लिम समाज के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने आगे आकर के कहा हमारे मकान बने हैं, और ये मकान हमें इतने सालों तक नसीब नहीं हुए, ये छत में नसीब हुई है। उन्होंने कहा ये राशन मिला है, ये नौकरियां ईमानदारी से योगी जी के शासनकाल में हमको बिना पैसे के हमारे नौजवानों को पढ़ाई के बल पर मिली हैं। बेटियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाने लगी हैं, बेटियां सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। यहाँ तक कि जो अनेकों ऐसी मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने आकर के ये बताया कि कैसे 3 तलाक से कितनी पीड़ा उनकी पिछली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ियों को भोगनी पड़ती थी, उस बाप के ऊपर क्या गुजरती थी जिसकी बेटी को 3 तलाक के कारण से बच्चों के साथ में घर बैठना पड़ जाता था, कि आज वो परिस्थितियां नहीं रही। और उसका श्रेय वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी जी के नेतृत्व को देते हुए, और हमको ये विश्वास दिला रहे थे कि हम को आप भरोसा रखें कि हम कृतघ्न नहीं हैं, हम साथ देंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे थे वहाँ, जैसे हमेशा जब भी चुनाव होता है तो पश्चिम में गन्ने के मूल्य के भुगतान का मुद्दा उठता है, और जो विरोधी पार्टी थी उसने भी इसी को हवा देने की भी कोशिश की, और उन्होंने 15 दिन में गन्ने के भुगतान का ऐलान भी किया। तो ये गन्ने का जो गणित है वो क्या है? और अभी तो खैर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, अदरवाइज कंपनियों को, शुगर मिलों को उसका ब्याज देना पड़ेगा। ये गन्ने को लेकर के जो पॉलिटिक्स है वहाँ पश्चिम में, ये क्या है? देखिए, गन्ना पश्चिम के लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, वो पश्चिम के लिए, किसानों के लिए अस्तित्व का विषय है। और किसान है, अन्नदाता है, तो अन्न और अनाज और भोजन वह समाज को मिलता है। तो किसान और अन्नदाता की चिंता करना यह समाज का और सरकार का नैतिक दायित्व है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश चूँकि गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, और गन्ना किसानी वहाँ का आम जीवन, एक प्रकार से वो जीवन शैली है, और उसमें पूरे साल भर गन्ने की फसल को तैयार करके
और शुगर मिल में भेज करके और उससे जो अपना आमदनी आती है उससे अपने पूरे जीवन की वो रचना योजना करता है। बेटी की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई और अपना घर मकान बनाना है, बुजुर्गों का अपना इलाज कराना है, सारा कुछ जीवन वह गन्ने के मूल्य और गन्ने के जो घर में उसका पेमेंट आती है उस पर निर्भर करता है, भुगतान पर। जीविका उपार्जन का उसका पूर्ण रूप से सारा जीवन उसके अनुसार आसपास चलता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसान को एक समय पर उसके भुगतान हो जाने से किसान अपने जीवन उसका स्वाभाविक तौर पर उसमें बेहतरी आती है। अब उसमें पिछली सरकारों के अनुभव उनके सामने थे। अखिलेश यादव जी के सरकार के अंदर उनका सालों साल का पेंडिंग पेमेंट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आकर के किया और पिछले 5 वर्षों में पहले से अधिक समय पर पेमेंट, पहले से अधिक पेमेंट और कई शुगर मिल नई पुरानी जो बंद हो गई थी वो चली और नई कैपेसिटी एडिशन हुआ, जिससे गन्ना किसान के अंदर समृद्धि आई उसके जीवन में। फिर भी किसान के लिए, क्योंकि किसान की जो हालत रहती है, जितना किया जाए उतना कम मैं मानता हूं। मैं किसान का बेटा हूं। किसान के लिए जितना किया जाएगा वो उतना उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है, क्योंकि किसान उस पिरामिड के बेस पर है। जो किसान की जेब में जाएगा तो वह किसान की पास एक दिन भी रहने वाला नहीं है। उसको उसकी उधारी चुकानी है, उसको अपनी कोई पेमेंट देनी है, वो तुरंत अर्थव्यवस्था के अंदर वो उपलब्ध हो जाएगा। वो कैश जो है ना तो बैंक में डिपॉजिट होना है, ना कोई उसके लिए उन्होंने कहीं पर कोई अतिरिक्त प्लॉट खरीदना है, अधिक से अधिक अपना मकान उसी समय अर्थव्यवस्था में वह फ्लो में आ जाएगा। तो उसका लाभ अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। तो उसमें ये जो योगी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार ने किसान के जो इकोनॉमिक फ्लो को इंश्योर किया, तो मैंने कहा कि कितना भी किया जाए कम होता है, इसलिए अतिरिक्त अगली बार का एक विश्वास दिया गया कि 14 दिन के अंदर पेमेंट की जाएगी, नहीं की जाएगी तो ब्याज की व्यवस्था कॉर्पस के माध्यम से की जाएगी। और मैं इस नैरेटिव को, जो चाहे विपक्ष उठाए चाहे पक्ष इसको लेकर के चले, किसान के पक्ष में किसान के विषयों को लेकर नैरेटिव चलता है तो उसका लाभ समाज को और अर्थव्यवस्था को मिलता ही है। तो लेकिन ये भरोसा किस पर था? अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं था, ये भरोसा योगी जी पर था, क्योंकि जो करके दिखाता है विश्वास उसी पर होता है। तो उसका लाभ हमको पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने गन्ने के विषय को लेकर के योगी जी पर अधिक भरोसा जताया और यह परिणाम सामने है। एक अलग हटके सवाल है, जब चुनाव परिणाम आ गए और उसके बाद शाम को दिल्ली में जो मोदी जी ने संबोधन दिया, उसमें उन्होंने खास तौर पर महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां भी महिला वोटिंग अधिक हुई है वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये जो महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसके पीछे की वजहें आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं भी वहाँ पर स्वयं उपस्थित था जी। और ये बिहार चुनाव से लेकर के जो उसके परिणाम आए थे, उससे लेकर के हर चुनाव में यह बात और पुष्ट हो रही है कि जो महिला जो समाज में परिवार की धुरी है, पूरे परिवार के जो दिनचर्या है, दैनिक जीवन जो जीवन का जो पूरे दिन भर जो चलता है, उसके केंद्र में महिला रहती है। मकान अच्छा है तो महिला पर प्रभाव है, घर में राशन है तो महिला को उसका सीधा सीधा उस पर प्रभाव है। किसी घर में बीमार के लिए आयुष्मान भारत की योजना हो या कुछ और हो, जिसके कारण से घर पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े, किसी को तकलीफ ना हो, तो उसका सीधा प्रभाव महिला पर पड़ता है। घर में रोजगार आता है तो सीधा उसका प्रभाव, क्योंकि महिला परिवार की केंद्र में है। और साथ ही साथ आज की जो हमारी महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा का एक एहसास होता है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मैंने देखा कि अब पहले सोच नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश की बेटियां कहेंगी हम रात को भी अब बेखौफ होकर के उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं। गुजरात में सुनते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं सुना था। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात मानता हूं कि इस हिंदुस्तान की संस्कृति को 1000 साल की गुलामी के दौर में भी अगर भगवान राम कृष्ण के संस्कार को जिंदा रखने का काम घर की 4 दीवारी के भीतर 1000 साल की गुलामी के बाद भी दौरान भी किसी ने किया तो महिलाओं ने किया। तो महिलाएं वह भारत के संस्कार से सुबह से लेकर शाम तक का वो जो अपनी दिनचर्या का
कितने ही ऐसे विषय रहते हैं जो उनके भारतीय संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और जब उनको लगता है कि आज भारतीय संस्कृति की रक्षा है, भारतीय संस्कृति का पोषण है, और आज अयोध्या में अगर राम मंदिर का निर्माण होता है तो घर की चार दीवारी में बैठी महिला का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ करके और वो भरोसा बनता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और योगी जी, इस नेतृत्व के प्रति एक स्वाभाविक श्रद्धा और आकर्षण महिलाओं के मन में स्पष्ट दिखाई देता है। सरकारी योजनाओं का लाभ कहिए या नीतियों का प्रभाव कहिए। बिल्कुल। एक ये तो पश्चिम की बात हो गई महिलाओं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का एक इतिहास रचा, और 36 साल बाद ऐसा इतिहास बना है कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। तो ये जो दोबारा सत्ता में आई है, जबकि चुनाव से पहले सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुत कड़ा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, जातीय समीकरण जो हैं वो भाजपा के अनुकूल नहीं बैठ रहे हैं, कई भाजपा के बड़े नेता छोड़ करके विरोधी दल में शामिल हुए, उससे भी इन आशंकाओं को बल मिला। लेकिन जब परिणाम आए तो उसके उलट थे। इन सब के बीच में अगर पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को आप देखते हैं, क्योंकि आप भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी जुड़े रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, इस जीत को किस तरीके से देखते हैं कि ये जीत कैसे लिखी गई थी? मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम ने भारत की राजनीति में एक नई दिशा देने का काम किया है कि राजनीतिक अवसरवादिता को अब देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कि ये पहले चलता था कि आपकी अपनी चुनाव पूर्ण निष्ठाएं बदली, इधर उधर आप आया राम गया राम की संस्कृति, और जनता उसकी परवाह ना करे, यह बहुत चल चुका है। अब चाहे परिवारवाद हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, मजहब मत पंथ संप्रदायवाद हो, अब इन सब वाद से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्रवाद अब देश की जनता के वो मन में बैठ चुका है। तो जो राजनीतिक अवसरवादिता कि जो लोग एक महीने पहले तक भाजपा की सरकार में मंत्री रह करके और जिम्मेदार पदों पर रहते हुए वह भूमिका निभा रहे हैं, अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है। या जो लोग, जब पश्चिम की बात करूं, अखिलेश यादव जी की पुरानी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगों में जब अजीत सिंह को यह कहने को मजबूर होना पड़ा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा कोई ना कोई गुंडा, और वो उनकी संतति वो अगर साथ में चलें तो कहीं ना कहीं विरोधाभास वो जनता के ध्यान में आता है। तो जनता ने आज उस राजनीतिक अवसरवादिता को, विरोधाभासी जो राजनीतिक समीकरण बनाने के प्रयासों को उस खारिज किया है। पश्चिम के लोगों ने विशेष रूप से रालोद और सपा के गठबंधन को सिरे से प्रारंभ से ही नकारा। वो कहीं कहीं जो सीटें आई हैं वो है उस चुनावी समीकरण का लाभ लेकर के कुछ आई हैं, लेकिन अलायंस की स्पिरिट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। एक और सवाल, भारतीय जनता पार्टी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता तय होता है, और जिस प्रकार से विराट शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है तो 2024 की तैयारी है। आप इस जीत को किस रूप में देखते हैं, और आगे आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का वो कैसा देखते हैं? देखिए, 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हम बिल्कुल ये मान करके चल रहे थे और हमने घोषणा भी की थी कि इस चुनाव का प्रभाव निश्चित तौर पर 2024 के संभावनाओं पर पड़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश की जनता, लगभग मैं कहता हूं कि देश का 5वां हिस्सा है, उसका जनादेश निश्चित तौर पर भारत की राजनीति की भविष्य की दिशा को तय करने वाला है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों का शासन और आने वाले समय में और बेहतर सुशासन जो होने वाला है, उसका लाभ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ के अंदर भारत की जीडीपी को 1% और अतिरिक्त बढ़ा देने की क्षमता है। उसका उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो पूरे देश का आर्थिक उन्नति होने वाली है। तो उसका अगले 2 वर्षों में लाभ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अनुभवों को
यहाँ के संगठन की मजबूती को और अन्य राज्यों में भी उसका लाभ ले करके, और हर चुनाव से कुछ न कुछ सबक भी लिए जाते हैं, कुछ न कुछ सीखा भी जाता है। उस सबक और सीख को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा चाक चौबंद चौकन्ना मुस्तैद होकर के अभी से लगने वाला है, लग चुका है। ठीक है। कैप्टन साहब, आप हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा का एक सवाल तो बनता है। आप हरियाणा की ज़मीन से जड़ से जुड़े रहे हैं, और अभी हमने जब पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य था वो हरियाणा था। अब आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है, किसान आंदोलन और 10 साल सरकार को हो गए हैं, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। लेकिन अब आप हरियाणा की राजनीति को किस रूप में देखते हैं, और क्या हरियाणा में वही सफलता भारतीय जनता पार्टी पुनः दोहराने की स्थिति में है, या एक नई पार्टी धीरे धीरे खड़ी हो रही है, छोटे राज्यों को अपना टारगेट कर रही है, वह आम आदमी पार्टी, उससे कोई थ्रेट भाजपा को है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के तौर पर स्थापित हो चुकी है। 90 विधानसभाओं का ये राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार, और विपक्ष सामने वह परिवारवाद से ग्रस्त है, जातिवाद से ग्रस्त है, क्षेत्रवाद से तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी का जो व्याप्ति है वह सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है, सर्वस्वीकार्य है, और समस्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जात पात से, परिवारवाद से ऊपर उठ करके जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है। तो मुझे आने वाले समय में अभी भी विपक्ष की तरफ से कोई बड़ी चुनौती सामने बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण है कि विपक्ष परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रहा, जातिवाद से बाहर निकल नहीं पा रहा। आम आदमी पार्टी का पंजाब में चुनाव का परिणाम परिस्थिति विशेष और परिस्थिति जनक है। पंजाब में भी वो स्थितियां हैं जो 2014 में कमोबेश हरियाणा में थी। हरियाणा में 2014 से पहले हमारे पास मात्र 2 विधायक थे, और 2014 में सीधे हमने सरकार बनाई। उसका कारण था कि जो सरकार में और प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद से लोग इतना तंग आ चुके थे, जातिवाद से इतना तंग आ चुके थे, तो उन परिस्थितियों का विकल्प के तौर पर भाजपा राष्ट्रवादी दल और परिवारवाद से हट करके राजनीति करने वाला विचारधारा आधारित संगठन, कार्यकर्ताओं का संगठन को जनता ने विकल्प के तौर पर चुना, और फिर दोबारा 2019 में सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी की पंजाब में वही वो परिस्थितियों का लाभ उनको मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, हम लोग एक गठबंधन में अपने आप को स्वतंत्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में स्वतंत्र विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर लिया था। तो जो पंजाब की जो राजनीति थी, जो पंथिक राजनीति, पंजाब की जो जातिवादी राजनीति, पंजाब की परिवारवादी राजनीति से हट करके एक विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया जिसका लाभ उनको मिला। परंतु मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के संभावनाएं, कि विकल्पहीनता की संभावनाएं हरियाणा में बनेंगी या अन्य किसी राज्य में। गोवा में उनको 2 सीटें मात्र मिल पाई हैं। तो पंजाब के चुनाव को, परिणाम को लेकर के आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य है, इसलिए आम आदमी पार्टी को खुश होना चाहिए। परंतु मैं उनको एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको सावधान करना चाहता हूँ कि इसी चुनाव के परिणाम में जो अपेक्षाएं जनता के साथ से जुड़ी हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हैं, जो प्रत्येक महिला को 1000 रुपये की प्रति माह की पेंशन या सहयोग राशि देने का जो उन्होंने घोषणा की है, जो उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर के जो घोषणाएं की हैं, वो इन घोषणाओं पर खरा उतरने की बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। तो आज उनको इतना ही कहूँगा, शुभकामनाएं। पंजाब में वो अपने घोषणाओं को पूरा करके दिखाएं, और तब जाकर के कहीं कहीं और संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, और हमें उम्मीद है कि आपने जो बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उस पर खरी उतरेगी। निश्चित तौर पर धन्यवाद।